वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के मॉर्निंग शिफ्ट में हुए पेपर के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। ये जो आप लोग गद्यांश देख रहे हैं, गद्यांश आधारित जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था और इसमें जो है गद्यांश आधारित प्रश्नों की जो संख्या थी वो थी 5, 76, 77, 78, 79 और 80। ये जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके गद्यांश आधारित थे और सबसे खासियत ये इस गद्यांश की ये कि ये जो है अभी अभी जो है चकबंदी लेखपाल का जो परीक्षा हुआ था उसमें यही हूबहू जो है गद्यांश पूछा गया था। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं इस एग्जाम या इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम हुए उन पेपर्स को सॉल्व करना जो है बहुत जरूरी है। ठीक, तो जिन्होंने चकबंदी लेखपाल का पेपर सॉल्व किया होगा, ठीक, और उनको ये गद्यांश मिला होगा तो उनको जो है वो बहुत ही आसानी से जो है इस प्रश्न को जो है सॉल्व करने में सहूलियत मिली होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे जो आधारित जो प्रश्न थे, तो प्रश्न ये था कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा आपका नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मैंने आंसर ऑलरेडी जो है वो टिक करके रखा है। इसका रीजन ये है कि इस वीडियो की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट पर जाके जो है इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। तो जिसमें आपको जो है आंसर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो आप जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सके। इसी वजह से ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पे जो आंसर है जो है वो टिक करके रखा है। ठीक है, तो इस गद्यांश पर आधारित जो पहला प्रश्न था यह था कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अब देखिए, जैसे आपके डिफरेंट सेट हो सकते हैं पेपर के, तो डिफरेंट सेट में जो है ये ऑप्शंस हैं या जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इससे विचलित मत होइएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी है वो सही है। देखिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है साहित्य धर्म कला आदि जो मानव चेतना है वो जो है इसमें नहीं है, निर्वासित है। ठीक है, इसमें से बहिष्कृत है। इस वजह से आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ठीक है, तो देखिए, एक ऑप्शन नंबर जो ए है और इसी तरीके से मिलता जुलता जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ए और सी में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाता है। ठीक है, तो जो आपसे ये जो प्रश्न पूछा गया है कि अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को जो है राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। ठीक है, शंकालु मतलब कि संदेह युक्त है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। क्या? वह इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो जो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उस गद्यांश में जो है आपको ये इस तरीके जो है वो आपको जो निष्कर्ष निकलने वाला जो उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? ठीक है, तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण देन है जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। क्या? जीवन का जो अपरिसीम भौतिक विकास है वह हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है कि अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है दुर्लभ उत्पत्ति। देखिए, अगम का मतलब होता है दुर्लभ
और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही कॉम्बिनेशन है वो क्या है? दुर्लभ उत्पत्ति, ऑप्शन ए। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे प्रश्न आपका जो है गलत हो सकता है। कैसे? जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में क्या कर दिया है, इसी को जो है वो उलट दिया है। पहले क्या कर दिया इसने, उत्पत्ति लिख दिया है और बाद में दुर्लभ, जबकि अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो इस तरीके से एग्जाम में जब भी आप बैठा कीजिए तो पहले प्रश्न को देखिए और फिर उसके जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस पे एक बार निगाह जो है जरूर डाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है सतर्कता बरतनी जो है काफी जरूरी होती है। आगे चलते हैं। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। ये जो है काल संबंधी प्रश्न है। तो देखिए, मैंने आम खा लिया है तो यह जो है आसन्न भूतकाल है। ठीक है, अच्छा, जब मैं पूर्ण भूतकाल कहता तो इसमें ये सेंटेंस क्या होता, मैंने आम खा लिया था, ये स्थिति होती पूर्ण भूतकाल की। लेकिन यहाँ पे बात किया की जा रही है मैंने आम खा लिया है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला जो शब्द है, ठीक है, वो है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा आसन्न भूतकाल। क्या? आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ठीक, सभी लोग जानते होंगे इसको। तो समास का जो संक्षिप्त समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। एक और अजगराही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। ठीक है, तो एक और अजगराही लाखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है डर का भाव है। तो यहाँ पे जो रस होगा, ठीक, जो रस होगा वो क्या होगा, वो भयानक रस होगा। क्या होगा? भयानक रस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है? देखिए, शब्दा अलंकार के जो रूप होते हैं उसमें यमक, श्लेष और अनुप्रास आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो तीनों देख रहे हैं ये सारे जो है वो शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, रूपक। ठीक, तो रूपक जो है शब्दा अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहता है, उन्हें उन्हें जो है संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छत्र ज्ञ। ठीक है, वो संयुक्त व्यंजन है, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो वयोवृद्ध का जो सही संधि विच्छेद है दिए गए ऑप्शन में क्या है, वय प्लस वृद्ध। क्या? वय प्लस वृद्ध। यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। तो 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह नंद किशोर आचार्य को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ बता रहे हैं। तो जुबान पर लगाम न होना का अर्थ निकल के आएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में आपको बता रहे हैं कौन जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुधा, सोम, अमी, ये तीनों जो है वो अमृत के पर्यायवाची हैं। जो नहीं है वो है क्षीर। क्षीर जो है वह खीर का है। ठीक है, पर्यायवाची। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है वो सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ठीक है, तो दंत वर्ण के अंतर्गत जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? सुपाठ्य बोलेंगे। ये भी आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप चयन कीजिए। ठीक है, वाक्यों के शुद्ध रूप इसमें से क्या होगा? तो भारत में अनेक जाति है, गलत है ये। ठीक है, भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये सही है। ठीक है, तो भारत में अनेक जातियां, ये जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस है वो काफी मतलब ये शुद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। वह आई, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, तो यहाँ पे जो काल है वो है संभाव्य वर्तमान। क्या? संभाव्य
वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असोच, अशौच, ठीक है, शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है? ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं बिना सोच के अशुद्धि। क्या? बिना सोच के अशुद्धि। तो असोच, अशौच शब्द युग्म का जो सही अर्थ निकलेगा वो निकलेगा बिना सोच के अशुद्धि, ऑप्शन नंबर ए। आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ आएगा वो है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, तो संकट के समय अगर आप बचाव के लिए सोचते हैं तो उसके लिए जो सही लोकोक्ति है वो क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ठीक है, तो आपको हिंदी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसकी शुरुआत होती है अ, उसकी जो शुरुआत होती है 1954 में होती है और सबसे पहले जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर सी। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में जो समास है वह है तत्पुरुष। ठीक है, तो देश प्रेम क्या? देश के लिए प्रेम। तो यहाँ पे जो समास होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो मूक, मूक मतलब गूंगा होता है, चुप होता है, शांत होता है। ठीक है, तो जो शब्द नहीं है इसका मतलब कि इसका पर्याय वो है विवश। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है आप भला तो जग भला। क्या? आप भला तो जग भला में जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ठीक है, तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो क्या भूलूं क्या याद है उस जो है वो 4 पार्ट हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है ये है पहला, क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की श्रृंखला में जो यह पहला हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी। अनावर्त शब्द का समभिनार्थक क्या है? ठीक है, तो इसका समभिनार्थक अर्थ है न दोहराया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है क्षेत्र। ठीक है, देखिए क्षमा दी जाती है, घटना घटित होती है, रीति चलती है। ठीक, क्षेत्र होता है, यह हमारा क्षेत्र, ठीक, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, इस तरीके से। तो क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? ओढ़ना। ओढ़ना में जो है वो उपसर्ग नहीं है, जबकि अपवाद, अप, पराजय, परा, प्रभाव, परा, ये सब जो है उपसर्ग है। ठीक है, और किसमें नहीं है? ओढ़ना में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। विस्मय बोधक चिन्ह क्या है? ठीक, ये आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ठीक है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, तो इसमें विशेषण जो है विशेषण के रूप में जो है अच्छा प्रयोग है। क्यों? क्योंकि स्थान की वो जो है वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो विशेषण होते क्या है? जो किसी की विशेषता बताएं, किसी की मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे स्थान की विशेषता बता रहा है, तो इस वजह से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। ये जो है प्रश्न घूमता रहता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ठीक, होश लोग। ठीक, तो होश लोग जो है वो हमेशा जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। राजा शब्द के लिए प्रवाची शब्द क्या है? नरेंद्र। ठीक है, तो नरेंद्र जो है वो राजा शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रवाची शब्द है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वो कहलाता है अनन्य। क्या कहलाता है? अनन्य। ठीक, तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में, प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? ठीक है, तो शब्द क्या है? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। ठीक है,
तो आपको जो है यहाँ से पकड़ना है इस शब्द का प्रत्यय, लड़ाकू का प्रत्यय, उड़ाक का प्रत्यय और छिलका का प्रत्यय। ठीक है, तो क्या क्या है, तो आप देखिए धा मा का आका, इसमें क्या है प्रत्यय आका। तो आका कहाँ कहाँ पे है, तो आका केवल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। लड़ाकू में क्या है आकू, तो आकू ये हो गया। उड़ाक में क्या है आक, ये आक हो गया। छिलका में क्या है का, क्या है का, तो ये का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन जो है वो शुद्ध वाक्य है। यह समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आयु नहीं होगा अवस्था होगी, क्या होगी अवस्था। तो इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह जो है अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन, क्या थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर मतलब होता है ठीक बिजली गिरना, मतलब बिजली चमकना। ठीक है, तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है भूटान को। तो जो बिजली गरजती है ठीक, वो ये बिजली गर्जन देश के नाम से भी जो भूटान को जाना जाता है, यहाँ पे इसकी जो है इंग्लिश रख दी गई है। ठीक, तो भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं, तो वो है भूटान। ऑप्शन नंबर डी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही उत्तर है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना 1993 में होती है। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो हट के प्रश्न आ गया, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। ठीक है, तो यह कहलाता है क्वालिटेटिव मीजर्स। क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव या गुणात्मक। तो अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, यह है गुणात्मक। दुर्भावनापूर्ण फाइलें वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है इमेज फिशिंग। क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे जो है दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आप इसकी इंग्लिश देखते हैं तो यहीं पे इमेज पकड़ में आ जाती है, और ऑप्शन में जो है आप पकड़ लेते हैं तो इमेज किस में है, तो इस ऑप्शन नंबर सी में जो है इमेज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। अगला प्रश्न, क्रोएशिया गणराज्य की जो है वो राजधानी बताना है। तो क्रोएशिया रिपब्लिक की राजधानी है जाग्रेब। क्या, जाग्रेब। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अ लाइफ मिस स्पेंट। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण, ठीक, आसमान जो हमें नीला दिखता है उसका कारण यह है कि वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब बिखराव। ठीक है, स्कैटरिंग। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पे इस प्रश्न के बहुत लोग जो उत्तर बता रहे हैं ये श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर आप धरती पर रह के, ठीक है, धरती पर रह के आप देख रहे हैं आसमान नीला है, तो इसका रीजन है हमारा वायुमंडल। ठीक है, हमारा वायुमंडल। और जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी है जहाँ पे वायुमंडल जो है पाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ के जो वायुमंडल है उसके वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव जो है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। ठीक, तो ये जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है। ठीक, देखिए यूट्रोफिकेशन की जो क्रिया होती है वो होता है, वो जो द्योतक होता है वो जल प्रदूषण का। ठीक, जिसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा पानी में जो है वो कम होने लगती है, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में, ठीक, वह कम होने लगता है और उस स्थिति को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं,
यूट्रोफिकेशन। और इस स्थिति में जो है आप झील तालाबों में देखते होंगे जलकुंभियां इकोर्निया जिसको बोला जाता है, तो जलकुंभियों की जो है बहुत ज्यादा आउटग्रोथ होती है, जो शैवाल होते हैं उनकी आउटग्रोथ होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब उनकी वृद्धि होती है देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को जो है वो जल प्रदूषण यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और जो प्रदूषित जल होता है उसी में यह घटना आपको देखने को मिलती है, ठीक। और इस कंडीशन में उस वाटर में, उस पानी में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है, तो आपको बताना है कि आरबीआई के गवर्नर उस समय कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक। तो सीडी देशमुख जो है 1946 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो उस समय वो आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है डीमोनेटाइजेशन से, विमुद्रीकरण से जो है वो आ रहा है, ठीक। पिछली बार जब 17 और 18 फरवरी को भी पेपर हुआ था, तो दोनों शिफ्ट में जो है विमुद्रीकरण से प्रश्न था। तो आगे जो भी शिफ्ट होंगे उनको जो है आप ध्यान में रखिएगा, जो है वो प्रश्न जो है डिमोनेटाइजेशन से आ सकते हैं, ठीक। तो जो अभी हाल में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो 2016 में हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ठीक। तो इस तरीके से जो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसको भी आप जो है जरूर देखिए, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। तो उस वर्ष का नाम बताना है, तो ये है 2006। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अफ्रीका के आर पर दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ठीक। यहाँ पे सही उत्तर है रस कुक, ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। और अगर आपको आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। और अगर आपको आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है नील नदी। आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, यहाँ पे बी आर आई लिखा है, ठीक। तो बी आर आई का जो है आपको फुल फॉर्म बताना है। तो बी आर आई ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना की एक महत्वपूर्ण योजना है बी आर आई। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो ये कहलाता है स्पीयर फिशिंग। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्पीयर फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है वो जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। और एम एस स्वामीनाथन जो है इसके प्रणेता थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो ये है पाकिस्तान। अभी जो है वो हाल फिलहाल में काफी ये विवाद में था, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली, ठीक, अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, ठीक। तो ये है महाराष्ट्र। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो प्रश्न है यूपी यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था, ठीक, आरओ एआरओ का पेपर जो हुआ था उसमें भी यही प्रश्न जो है हूबहू पूछा गया था, ठीक। यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चिकन करी एक पारंपरिक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ठीक है। तो जब जो है H2O मतलब कि पानी के साथ जब CO2 मिलता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है, ठीक है। तो समुद्र में जो अम्लीकरण का जो कारण है वो है समुद्र जल द्वारा CO2 का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषण। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1885 में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? ठीक है, तो देखिए यहां पे पूछा जा रहा है भारत का पहला हवाई अड्डा, ठीक है। तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो बॉम्बे या मुंबई में।
अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था, तो ये था मद्रास चेन्नई वाला। ठीक, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब सीमा क्या है, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है, तो यह है स्नैपचैट में, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग जो है इसका यूज भी करते होंगे स्नैपचैट। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है, तो यह है तमिलनाडु कांचीपुरम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वित्तीय स्थिरता बोर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का क्या अर्थ है, ठीक है, तो अगर आप इसकी जो है जो लिखा हुआ ये वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ठीक है, तो अगर इसको भी गौर से देखें तो आप जो है ऑप्शन जो है यहां से निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा, यह जो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, क्या, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर बी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है, तो यह है अमिताभ बच्चन। ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन है। आगे, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो सही उत्तर है 9 अक्टूबर। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, मतलब कि आपको जो है यूनियन होम मिनिस्टर का नाम बताना है, तो यह है अमित शाह। ठीक, वर्तमान में भी जो है यही है गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो है गूगल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि गूगल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो नोएडा आता है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, ठीक, तो इसके लिए आवश्यक है यूरेनियम। क्या, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है, ठीक है, तो यह जो है यह नाथानियल हार्थोर्न के द्वारा लिखा गया। क्या, नाथानियल हार्थोर्न, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है, तो ये है सिगफ्रीड लाइन। ठीक है, मैग्नीनॉट होता तो आसानी से पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पे जो है नाम जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक, सिगफ्रीड लाइन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। क्या, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं जीएस का जो लास्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो ये हिंदी और जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे आपसे 23 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान, तो उनसे संबंधित यह जो है वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है जरूर दें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक, और इसके साथ जो सेकेंड शिफ्ट है 23 अगस्त की, उसको भी जो हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।